हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः हिंदी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ और ये जो है आपका हिंदी वर्णमाला है। आज मैं आप लोगों के बीच में इसके बारे में एकदम बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप जैसा मैं आज बताऊंगा इससे पहले आप नहीं पढ़े होंगे। इतना मैं सरल और वर्णमाला के बारे में इतना पूरा डिक्लियर मैं बताऊंगा, पूरा इतना स्पष्टीकरण करके बताऊंगा कि आप लोग अभी तक पढ़े नहीं होंगे। और इससे आप जान लीजिए, क्लास 10th हो या 12th हो, इससे आपको 3 से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलता है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज मैं हिंदी वर्णमाला को आप लोगों के बीच में बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम इससे संबंधित जो भी टॉपिक आपको मिले नहीं हो। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। मैं पहले टॉपिक को शुरू करूंगा, इससे पहले आप वर्ण को देख लीजिए। तो पहला हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? वर्ण के बारे में। आप अच्छे ढंग से वीडियो पे पूरे कॉन्सेंट्रेट बना के फोकस करके रखिएगा, तब आप अच्छे समझिएगा। पहले मैं इसको नॉर्मलाइज करके सिंपल तरीका से बता देता हूँ और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आपको आज वर्ण पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए, वर्ण को पहले देख लेते हैं। वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसको है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि को माना जाता है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, यानी इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं ध्वनि, और इसी ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। यदि हम दूसरे भाषा में दूसरे अर्थ में देखें तो दूसरे शब्दों में देखिए, हम लोग पढ़ भी चुके इसके बारे में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अर्थात वर्ण जो होता है जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वह फिक्स होता है। जैसे हम क बोले तो क ही होगा। हाँ, ये होता है कि जितना भी व्यंजन वर्ण होता है उसमें स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। मैं आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा कौन सा टॉपिक है? दूसरा टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में देख लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध तरीका से जो है आप अ से लेके ज्ञ तक जो लिखते हैं, वह आपका वर्णमाला कहलाता है, अर्थात अल्फाबेट कहलाता है आपका। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, और ये भी टॉपिक को याद रखिएगा। ये बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुल वर्णों की संख्या मालूम नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार कितना वर्ण होता है, किसके आधार पे। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो होता है 45 होता है। कितना होता है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 45 होती है। और आगे है लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, तो वो 52 होती है। देखिए, बोलने उच्चारण के आधार पे वर्णों की कुल संख्या होती है वो 45 होते हैं, परंतु जब लेखन लिखते हैं तो उस कैटेगरी में जो आता है आपका वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाती है। और कैसे 52 होती है, कौन कौन सा वर्ण मिल करके 52 पुराएगा और कौन कौन सा उच्चारण करने वाला मिल करके 45 करेगा, मैं इसके बारे में भी आज बताऊंगा। और आज आप वर्ण के बारे में पूरी तरह से आप जान जाइएगा अच्छी तरह से। और आगे देखिए, मैंने कुछ टाइप्स बताया है कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। और मैं इसी दोनों के स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। और आगे देखिए, यहां तक तो आप कंफर्म में समझ गए होंगे कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या तो 52 होता है। वर्ण कहते किसको है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जैसे कि अ से आप ज्ञ तक लिखते हैं, वह व्यवस्थित समूह में रहता है, तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब मैं स्वर और व्यंजन को हम डिटेल से जानते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्वर वर्ण के बारे में। जो है पहले मैं स्वर वर्ण के बारे में बताऊंगा, फिर व्यंजन। तो पहले देख लेते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कहते किसको है, इसके बारे में डिटेल पहले समझ लेते हैं। कहता है, इसमें कहा गया है कि
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्णमाला होती है उसमें जिसको मैं स्वतंत्र रूप से बोलूंगा उसे मैं स्वर वर्ण बोलूंगा। अर्थात दूसरे शब्दों में भी देख लीजिए, दूसरे शब्दों में क्या है आपका कि वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं बल्कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कहता है कि स्वर वर्ण उसको कहते हैं जो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेता है। जैसे मैं नीचे उदाहरण लिखा हूं, जैसे देखिए इसमें मैं स्पष्टीकरण कर दिया हूं कि स्वर वर्णों की संख्या किस आधार पे कितना होता है, उच्चारण आधार पे कितना होता है और लेखन के आधार पे कितना होता है। तो वही मैं बताया हूं कि लेखन के आधार पे स्वर वर्ण जो होता है वो 13 होता है। वो कौन कौन होता है तो ध्यान से देखिए, ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, री ए आई ओ औ अंग अ। देखिए ये 13 हो जाता है। आपको लेखन के आधार पर 13 स्वर वर्ण होता है। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। परंतु जब उच्चारण की बात करता हूं तो मैं इसमें से कुछ को हटा करके लिखूंगा। उच्चारण के आधार पर मात्र 10 ही स्वर्ण वर्ण होते हैं। वो कौन कौन है तो अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, ए आई ओ औ। यानी कि आपको देखिए इसमें क्या किया गया, री को और अंग और आ को 3 को छोड़ करके उच्चारण के आधार पे 10 ही होता है, लेकिन लेखन के आधार पे ये पूरा माना जाता है 13। तो आप जान गए होंगे कि स्वर वर्ण जो होता है लेखन के आधार पे कितना होता है तो 13 होता है और उच्चारण के आधार पे कितना होता है तो 10 होता है। चलिए मैं अब व्यंजन वर्ण के बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए अब जो है मैं व्यंजन वर्ण के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है, मैं इसके बारे में लिख रखा हूं यहाँ पे कि वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता लेगा उसे व्यंजन वर्ण। कैसे, देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे हम बोलेंगे क बोले, अब ये क जो है ये इसमें अ छिपा हुआ है। कैसे, तो देखिए क बनता कैसे, तो क हलंत यानी क आधा और इसमें अ को जोड़ेंगे तब आपका पूरा क बनता है। ऐसे देखिए क हलंत यानी क आधा और जोड़ अ बराबर क्या बनता है क, इससे साबित होता है। इसी तरह देखिए चौ भी बनता है आपका, तो चौ कैसे बनता है चौ, तो चौ हलंत जोड़ेंगे अ तभी। यानी कि क से लेकर के, याद रखिएगा क से लेकर के ज्ञ तक जितना भी है वो सब के सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये देखिए क बना है कैसे, तो ये क में अ स्वर की सहायता मिली तब तो क बना है। जैसे चौ है तो चौ में देखिए अ जो है तब तो चौ कंप्लीट बना है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर वर्णों की सहायता से बनता है। तो अब देखिए इसका हम मिटा करके आगे कुछ प्रोसेस को समझाते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है वह कौन कौन से है। तो देखिए मैं उदाहरण के तौर पे बताया हूं, क वर्ग से शुरू किया हूं मैं। क वर्ग, क वर्ग में से क वाला जितने भी वर्ण होगा क वर्ग कहलाएगा। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, ये क वर्ग कहलाएंगे। ये 5 वर्ण होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5। फिर उसी तरह च वर्ग होगा तो ये हो जाएगा च छ ज झ या, ये भी 5 होता है। फिर ट वर्ग, ट वर्ग में कौन होगा ट ठ ड ढ न, ये भी 5 होता है। फिर उसी तरह का आएगा त वर्ग आएगा, तो त वर्ग में जब चलेंगे तो त थ द ध और ये तवर्गी न हो जाएगा। फिर प वर्ग में चलेंगे तो प फ ब भ म, इसी तरह का ये हो गया। यहाँ से क से लेके प वर्ग तक में इसको हम कुल कितना होता है कुल वर्ण तो 25 होता है। और ये टोटल क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये सब को मैं स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के जितने भी 25 वर्ण होते हैं सबको मैं स्पर्श व्यंजन कहता हूं। और आगे देख लेते हैं। और आगे है आपका अंत अस्त वर्ण। अंत अस्त वर्ण कौन कौन होते हैं तो य र ल व, ये सब आपका अंत अस्त वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या 4 होती है। आगे देखिए ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन सा होता है तो तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व, ह, ये सब जो है चारों कहलाता है आपका ऊष्म वर्ण कहलाता है।
और आगे देखिए फिर द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन कौन होता है? तो ढ ही, जो टवर्गी वाला जो ये ढ होता है, ये इसी में जो बिंदी लगा देते हैं नीचे, तो ये द्विगु व्यंजन लेता है। एक टवर्गी में भी चला जाता है, जब बिंदी लगाएंगे तो ये द्विगु व्यंजन का रूप भी ले लेगा। फिर उसी तरह देखिए एक र, यही ड जो होता है, ये ड में जब बिंदी हम लगा देंगे तो बड़ी र का रूप ले लेता है ये। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। तो ये जो होता है अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं, उष्म वर्ण 4 होते हैं, द्विगु व्यंजन 2 होते हैं। और नीचे मैं लिखा हूं संयुक्त वर्ण, और आप लोग जानते होंगे अक्षो त्र ज्ञ स्र, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। तो आपको एग्जाम में यही सो देखने को मिल जाता है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को क्या कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 25 होती है। अंतःस्थ वर्ण कौन सा होता है? य, र, ल, व, ये अंतःस्थ वर्ण, इसकी संख्या 4 होती है। एकदम आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही से ऑब्जेक्टिव आपको निकालेगा। उसी तरह देखिए उष्म वर्ण कौन सा होता है? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, ये सब के सब चारों जो है उष्म वर्ण कहलाएंगे। द्विगु व्यंजन हो जाएगा, ढ हो जाएगा और र हो जाएगा, बड़ी र, ये हो जाएगा द्विगु व्यंजन। और संयुक्त वर्ण होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये इसकी संख्या 4 होती है। इसी से आपको अच्छे से देखना और इसी से पूछ देगा कि स्र कौन सा वर्ण है? तो संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये जो ढ है कौन सा व्यंजन का रूप लिया है? तो द्विगु व्यंजन का रूप लिया है, क्योंकि इसके नीचे बिंदी लगा हुआ है। फिर उसी तरह बोल देगा कि ह कौन सा वर्ण होता है? तो उष्म वर्ण होता है। तालव्य स्व उष्म वर्ण, मूर्धन्य स्व उष्म वर्ण। इसी तरह से आपको बोल देगा कि अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, कोई ना कोई इसमें से दिया ही एक रहेगा और 3 नहीं दिया रहेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन कैटेगरी में हम व्यंजन वर्ण को बांट सकते हैं। अब मैं यहां से स्पष्ट करता हूं कि मैं पहले ही बता चुका था कि जो उच्चारण के आधार पे होता है वह जो होता है वर्ण वो 45 होता है, लेखन के आधार पे होता है आपका 52। तो वो कैसे? तो देखिए लेखन के आधार पे मैंने स्वर आपको बताया था, स्वर होता है कितना लेखन पे? तो होता है आपका 13 होता है। अब प्लस देखिए, और ये जो आपका 25 है स्पर्श वर्ण, और ये देखिए अंतःस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और द्विगु व्यंजन मिला के 10 हुआ। तो 25 इसमें जोड़िए उष्म वर्ण और 10 जोड़ दीजिए, ये दो मिला के कितना हो जाता है आपका? तो देखिए 25 और इसको जोड़िएगा तो 35। अब 35 को जोड़ दीजिए, 35 को जोड़ दीजिए 13 में कितना होगा? 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 3 1 4। और ये 4 संयुक्त वर्ण जो इधर होता है, 4 संयुक्त वर्ण इसमें जोड़ दीजिएगा तो देखिए कितना हो गया? कुल वर्णों की संख्या 52 हो गया। तो ये याद रखिएगा, लेखन के आधार पे कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। कैसे होता है? तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे कर दिया। अब उच्चारण के आधार पे वर्ण कुल कितने होते हैं? तो देखिए उच्चारण के आधार पे होते हैं, तो देखिए स्वर वर्ण उच्चारण के आधार पे हम आपको बताए स्वर वर्ण होता है 10 होता है। अब प्लस देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन और ये जो है ये तीनों मिला के अंतःस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और द्विगु व्यंजन मिला करके 10, इसको जोड़ देते तो 25 10 इधर, तो कुल देखिए कितना हो जाता है? तो आपका देखिए 45 हो जाता है। 10 20 20 20 40 5 45। तो उच्चारण के स्थान पे उच्चारण के आधार पे जो होता है वर्णों की कुल संख्या होता है वो 45 होता है। आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वर्ण को, स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो। अब देखिए कुछ यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, वो क्या है? तो बोल देगा अक्षों का जो है किससे मेल सहयोग करके बनता है? तो अक्षो जो होता है को आधा यानी क हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व को मिला करके अक्षो बनाया जाता है। उसी तरह त्र कैसे बनाया जाता है? तो आधा या अर्थात तो हलंत जोड़ रो मिला करके बनाया जाता है। आपको क्या? त्र बनाया जाता है। उसी तरह ज्ञा बनाया जाता है, जो आधा प्लस या मिला करके बनाया जाता है। ज्ञा कहीं कहीं पर कोई विद्वान लोग इसको जिया का भी उच्चारण कर देते हैं। आगे देख लेते हैं स्रो कैसे बनता है? तो स्रो बनता है तालव्य स्व आधा जोड़ देंगे रो के साथ में तो आपका स्रो बनेगा। तो आप जो है अच्छे से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में आप जान गए हैं। अभी हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट। अब जो आने वाला टॉपिक है इसी तो मेन पूछा जाता है, इसी से मेन पूछा जाता है। तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा ताकि आपको वर्ण से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको मिले टोटल आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट इससे ही संबंधित पॉइंट को लाता हूं।
चलिए स्वर के बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर हम बोलते हैं अ, हर्ष ई, हर्ष उ, यानी ये हर्ष स्वरों की संख्या 3 होती है, अ, हर्ष ई, हर्ष उ। तो ये समझ गए होंगे कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, अ, हर्ष ई, हर्ष उ। दीर्घ स्वर जो होता है वह 7 होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होता है आपका दीर्घ स्वर। फिर उसी तरह होता है एक प्लुत स्वर, एक आपको प्लुत स्वर भी देखने को मिलता है, वह इस तरह से 5 की तरह घुमा हुआ होता है और इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत में अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। इसका प्लुत स्वर का कैसे होता है, जैसे हम लिखते हैं को अपी, को अपी, को अपी जब भी लिखाएगा तो आपको इस तरह से लिखा था, इसमें जो ना इसका उच्चारण अ के रूप में ही आता है। प्लुत स्वर भी एक प्रकार का होता है, इस तरह से होता है, जो संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया को अपी, तो ये इसमें जो है प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है, समझ गए होंगे इसको। आगे देखिए अग्र स्वर, यानी अग्र स्वर कहते किसको है, जब हम किसी शब्द का, जब कोई भी जो है स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग जब टच करता है तो उसको हम बोलते हैं अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में आता कौन सा है, तो हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये 4 जो होता है, ये 4 आपका, ये 4 अग्र स्वर कहलाता है। उसी तरह होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन आएगा, जब मेरा जीभ का मध्य भाग काम में आता है बोलने में, तो मध्य स्वर, जैसे मध्य स्वर एक ही होता है, वो अ है, अ को मध्य स्वर कहा गया है। उसी तरह आता है पश्च स्वर, पश्चिमी से जब मैं उच्चारण करता हूं और जीभ का पीछे वाला भाग स्पर्श करता है तो उसको पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आ, हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, औ, ये 5 आ जाते हैं। तो आप इसे भी अच्छे समझ गए होंगे। अब जो मैं टॉपिक लाने वाला हूं, अब आएगा आपका कौन सा स्थान वर्ण का कौन है, नासिका कौन है, दंत कौन होगा, तालु कौन होगा, इसका। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपको, इससे ज्यादा उच्चारण स्थान के बारे में, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो के देखिए और वर्ण पूरा तरह से आपको समझ में चला आएगा। तो चलिए मैं अब वर्ण को जो है उच्चारण स्थान बताता हूं कि कौन सा वर्ण का कौन सा स्थान है। चलिए अब हम सभी वर्ण को कौन कौन सा स्थान में किसका कहां पे उच्चारण स्थान है उसको हम देखेंगे, और इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर आपको बनेगा। ये जो मैं बता रहा हूं उच्चारण स्थान से एकदम 100% श्योर है कि आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा और क्लास 12th में भी। इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, इसलिए देखिए उच्चारण स्थान से और इसे ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है, पहला है पॉइंट में मैंने लिया है नासिक या नासिक के वर्ण, नासिक या नासिक के वर्ण में आता है अंग, अंगो, या, बड़ी न, यानी कि टवर्गी न, तवर्गी न, मो, यानी कि ये जो आपका दिया गया है ये सब आपका कहलाता है नासिक या नासिक वर्ण। इसे याद कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से समझा रहा हूं आपको। इसे याद कर लेना आपको कि नासिक या नासिक वर्ण कौन सा होता है। आगे देखते हैं मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण कौन होता है, मूर्धा या मूर्धन्य। तो देखिए री, टो वर्ग का पूरा, टो वर्ग माने टो, ठो, डो, ढो और नो, ये टो वर्ग का पूरा आपका मूर्धा होगा अर्थात मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। एक तो आप जानते ही हैं, इसे याद रखिएगा, इसको बोलेंगे मूर्धन्य स्व, इसका नाम क्या होगा उच्चारण, मूर्धन्य स्व। ये सब उच्चारण, ये जो भी लिए री, टो वर्ग और ये मूर्धन्य स्व, ये सब जाएगा मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत। फिर आता आपका दंत्य, दंत या दंत्या, दंत या दंत्य वर्ण। तो वर्ग का जो भी होता है तो, थो, दो, धो, नो, ये सब आपका आता है वर्ग पूरा आ जाता है दंत या दंत्य वर्ण में। एक आता है दंत्य स्व भी आता है, दंत या दंत्य वर्ण। ये सब का उच्चारण स्थान आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब जो भी है ये सब है उच्चारण स्थान है वर्ण का, उच्चारण स्थान, इसे याद रखिएगा, ये सब उच्चारण स्थान है वर्ण का। आगे देखते हैं तालु या तालव्य वर्ण। तालु या तालव्य वर्ण के मदद से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो हर्ष ई, दीर्घ ई, चौ वर्ग का पूरा वर्ण, चो, छो, जो, झो, या, फिर यो और तालव्य सो, ये सब जो भी है आपका, ये जो भी आपका है सबका उच्चारण होता है तालु अर्थात तालव्य वर्ण है ये सब। आगे देखते हैं ओष्ठ अर्थात लिप के मदद से
या ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो देखिए हर्ष उ, दीर्घ उ, और ये हो जाएगा आपका प वर्ग का पूरा प, फ, ब, भ, म। आगे देख लेते हैं कंठ। कंठ या कंठ वर्ण में आएगा अ, आ, अह, क वर्ग और ह। क वर्ग का पूरा क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा आ जाएगा एक ह। ये सब आपको याद रखना है, बिल्कुल याद ही कर लेना है। वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा इसे देख करके लेकिन याद कीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फिर आगे देखते हैं कंठ और तालु के मदद से, कंठ जोड़ तालु ये दोनों के मदद से कौन सा वर्ण बोले जाते हैं? ए आई। कंठ तालु के मदद से ए आई बोले जाते हैं। फिर है ओष्ठ और कंठ से, ओष्ठ और कंठ यानी ओष्ठ और जोड़ कंठ, ये दोनों की मदद से ओ, अ, ये जो चांद है आ के ऊपर में, आ के ऊपर चांद, ये भी आपको ओष्ठ और कंठ दोनों के मदद से बोले जाते हैं। फिर उसी तरह है दंत और ओष्ठ के मदद से, दोनों के मदद से बोला जाता है वो। इसे याद कर लीजिएगा, दंत और ओष्ठ के मदद से कौन सा वर्ण को उच्चारण किया जाता है? तो व का उच्चारण किया जाता है। फिर आपका है दंत मूल या वर्ष। दंत मूल या वर्ष वर्ण होता है आपका रो और लो। दंत मूल या वर्ष वर्ण कौन सा होता है? एक तो रो, लो। आप इसका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए इससे संबंधित एक दो और टॉपिक बच गए, थोड़ा सा ही समय लेते हैं और उसे भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। और आपको आज जितने भी मैंने आप ये वीडियो बनाया है, इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में कंडक्ट कर दे और वर्ण से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए एक और लास्ट टॉपिक को मैं बता रहा हूं, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं अब वर्ण से संबंधित लास्ट टॉपिक लेके चलता हूं, अघोष और सघोष के बारे में, यानी अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा वर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। देखिए मैं वर्ग लिया हूं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब के बारे में। फिर है उच्चारण स्थान में दिया हूं। फिर अघोष अल्पप्राण, यहाँ पे है अघोष महाप्राण। उसके बाद है सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण नासिक। इसके बारे में मैंने हेडिंग बनाया और कौन सा वर्ण क्या है इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अल्पप्राण का मतलब है कि इसका उच्चारण स्थान में कम समय लगता है, उच्चारण करने में कम समय। जैसे देखिए क, चो, टो, तो, प, ये आपका जो है कम समय लगा, तो इसको हम अघोष ही है अल्पप्राण में रखेंगे। इस पे थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसलिए महाप्राण बोलते हैं। देखिए इसमें क बोले अल्पप्राण, ख समय ज्यादा लग रहा है, ख, छ, ठो, थो, हो, इसमें देखिए ज्यादा समय लग रहा है इसलिए महाप्राण अघोष है। इसमें भी देखिए अल्पप्राण, ये क्यों सघोष अल्पप्राण कराता है? क्योंकि देखिए गो, जो, डो, दो, बो, समय इसमें कम लगा और इसीलिए ये सघोष अल्पप्राण है। इसमें देखिए घो, झो, ढो, धो, मो, इस तरह से इसमें समय ज्यादा लगता है इसलिए सघोष महाप्राण है। और ये सब आपका है नासिक, सघोष नासिक वर्ण, अंगो या टवर्गी न और ये मो। तो आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। आज जो है वीडियो मैं जो आप लोगों के बनाया, इससे आपका भारत का किसी भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हुए सरकार, आपका एक भी वर्ण से संबंधित यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो नहीं छूटेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे, शुरू से अंत तक देखना है आपको इसको। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही।